प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। भाषा विज्ञान का पाठ्यक्रम आपने देखा है। आज हम उसका प्रथम अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें भाषा क्या है, उसकी क्या परिभाषा है और भाषा विज्ञान क्या है और उसके अंदर किन किन तत्वों के आधार पर उसकी विवेचना है, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। हम आरंभ करते हैं, भाषा क्या है। भाषा एक पारिभाषिक रूप से हम यदि देखें तो भाषा विज्ञानियों ने जो उसकी परिभाषा दी है तो कहा है कि भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परंपरा से विचारों का आदान प्रदान करता है। अब यादृच्छिक का मतलब होता है काल्पनिक, और वो भी ध्वनि संकेत होती है। यानी कहने का आशय कि जो भाषा में मनुष्य अपनी वाणी से शब्द निकालता है, वर्ण निकालता है या संकेत निकालता है, तो वो काल्पनिक होते हैं। लेकिन ये काल्पनिक होते होते भी इतने रूढ़ हो जाते हैं कि मनुष्य परंपरा से उन्हें ग्रहण कर लेता है। एक बच्चा अपने माता पिता से सुनता है उन शब्दों को, तो वह मान लेता है कि इस शब्द के लिए यही प्रतीक है। तो एक तरह से भाषा क्या हो गई? यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेत हो गई, जिसमें मनुष्य अपनी परंपरा से प्राप्त करता है। तो क्या अर्थ निकला इसका? कि भाषा एक पद्धति है, यानी एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संगठन है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्यवस्थित रूप में आ सकते हैं। यदि मान लो कहा जाता है कि कमल खिल रहा है, तो यहाँ पर कमल का एक बिंब सामने वाले श्रोता के मस्तिष्क में आएगा, और वो कहाँ से आएगा? उसकी परंपरा से आएगा कि कमल ऐसे आकार का होगा, उसकी ऐसी पंखुड़ियाँ होगी, वैसा वैसा। उसके बाद वह यह भी देखेगा कि उसमें कर्म कहाँ है, क्रिया कहाँ है आदि व्यवस्थित रूप में वहाँ पर आएगा। तो भाषा एक पद्धति के रूप में सुव्यवस्थित रूप में आएगी। तो कमल खिल रहा में खिलना एक क्रिया है, तो खिलना कैसे खिलेगी वो यहाँ पर भी आ रहा है। तो आपने देखा है इस चीज़ को कि भाषा संकेतात्मक भी है, यानी यहाँ पर जो उसकी ध्वनियाँ उच्चरित हो रही है उसमें प्रतीक ही मात्र है। अब कमल का यहाँ पर कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता। कमल मतलब कमल है, यहाँ पर श्रोता भी समझ रहा है और वक्ता भी समझ रहा है। यदि वो दोनों एक ही समाज के हैं, एक ही परंपरा के हैं, तो अब यही बात आप सोच सकते हो कि मान लो विदेश में रहने वाले व्यक्ति के सामने आप बोलोगे कि कमल खिल रहा है, तो वह नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कमल को उनकी भाषा में कोई दूसरा नाम होगा, तो वो दूसरा परिवार हो गया है। तो कहने का आशय यहाँ पर एक अपनी परंपरा से एक समूह एक शब्द विशेष जो उच्चारण करता है किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए, तो वो वहाँ पर उसके लिए भाषा में संकेतात्मक रूप होता है। आगे कहा जा रहा है कि भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है, अर्थात मनुष्य अपनी वागिंद्री की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। यानी अपने मुख से जो इंद्रियां हैं, अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं, जैसे कंठ है, दांत है, होष्ठ है, मुख है, तालु है, मुर्दा है, इनसे एक ध्वनि निकालता है और उससे वो संकेत तैयार होता है। तो भाषा का परिभाषा का जो चौथी विशेषता है कि वह यादृच्छिक यानी काल्पनिक है। तो इस तरह से भाषा क्या है कि एक यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परंपरा से विचारों का आदान प्रदान करता है। फिर हम बढ़ते हैं कि भाषा की प्रकृति कैसी होती है, भाषा कैसी होती है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक सामाजिक निधि है। भाषा समाज की एक संपदा है। एक समाज में जब व्यक्ति रहता है तो वहीं से वह सीखता है, जिस समाज में उसने जन्म लिया। अब समाज का रूप यानी परिवार का थोड़ा सा बड़ा रूप समाज का आ गया। वह अपने पड़ोसी से सीखता है, अपने विद्यालय में सीखता है, अपने बाजार में सीखता है, वह अपने आसपास में आने वाले लोगों से सीखता है। तो समाज की यह एक निधि है। एक विशेष समाज की भाषा विशेषता लिए होती है। अब यदि हम कहें कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थानी भाषा हमारे समाज की एक विशेषता है, तो हमारे समाज से हमने उसको सीखा है।
हम यदि देश की भाषा हिंदी की बात करेंगे तो जो जो भी हिंदी हमने सीखी है तो वो एक भारतीय समाज की बात होगी। तो ये एक समाज की संपदा है और भाषा किसी समाज में ही परिष्कृत होती है, पल्लवित होती है और उसका क्रम आगे बढ़ता है, वो किसी भी रूप में, चाहे साहित्य के रूप में हो, उसके दूसरे प्रकारों के रूप में हो। इसकी दूसरी विशेषता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कोई यह कह दे कि मैंने तो अपने पिता से इसे प्राप्त किया है, ऐसा नहीं हो सकता। कारण क्या है कि पिता के जन्म लेने के बाद भी यदि उसे वातावरण नहीं मिलता तो वह भाषा में उसका अधिकार नहीं हो पाता। जैसे किसी बालक ने जन्म लिया और उसे जन्म लेते ही दूसरे देश में भेज दिया, तो ऐसी स्थिति में वह अपने पिता की भाषा नहीं सीख पाएगा। पिता की भाषा वह तब ही सीख पाएगा जब वह पिता के साथ रहता है, अन्यथा नहीं। तो पैतृक संपत्ति के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह वंश परंपरा से नहीं आता, बल्कि वातावरण और आसपास के लोगों के संपर्क से इसे सीखी जाती है। फिर तीसरी विशेषता के रूप में आती है कि भाषा अर्जित वस्तु है, इसे अर्जन किया जाता है, चाहे अनायास हो चाहे सायास हो। जो कोई भी व्यक्ति भाषा सीखता है तो वह दूसरों से अर्जित करता है, उसका अपना स्वरूप कुछ नहीं होता उसमें, वह स्वयं नए प्रतीक नहीं बना सकता। उसको जो नामकरण है, जो समाज में शब्दावली चल रही है, उसमें वह व्यक्ति अर्जन कर रहा है, दूसरे लोगों से अर्जित कर रहा है, अपने सामने वाले व्यक्ति से वह प्राप्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि जो भाषा की शब्दावली है, वर्ण व्यवस्था है, उसकी संगठना है, उसकी क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया, स्वरूप है, उसका व्याकरण है, वह एक निश्चित समाज से वह प्राप्त करता है, तो अर्जित करता है वह। फिर एक विशेषता बताई गई कि भाषा परंपरागत संपत्ति है। भाषा परंपरागत संपत्ति है। कहने का आशय यह है कि भाषा जो प्राप्त होती है वो परंपरा से प्राप्त होती है। यदि मैं हिंदी भाषी हूँ तो मुझे हिंदी भाषा अपनी परंपरा से प्राप्त हो रही है। मतलब मेरे पूर्वज भी हिंदी बोलते थे, मेरे पड़ोसी भी हिंदी बोलते हैं, और मैं दूसरों से जो ग्रहण कर रहा हूँ वहाँ पर भी हिंदी भाषा प्रचलन में है। तो कहने का आशय यह है कि परंपरा से प्राप्त होती है, अचानक किसी घर में जन्म नहीं लेती, अचानक कहीं से टपक नहीं पड़ती, बल्कि यह परंपरा से आगे बढ़ती है। फिर एक विशेषता और है कि भाषा परिवर्तनशील है। समय के साथ भाषा में परिवर्तन आता है। आप स्वयं हिंदी का स्वरूप देखिए, आज से 1000 साल पहले ऐसी हिंदी नहीं बोली जाती थी जैसा हम आज बोल रहे हैं। वहाँ पर अपभ्रंशकालीन शब्दों का भी बहुलता थी, प्राकृत शब्दों की बहुलता थी। इसी तरह से उससे पहले संस्कृत हमारे यहाँ के आम बोलचाल की भाषा रही, प्राकृत बोलचाल की भाषा रही। उससे फिर धीरे धीरे उसमें विदेशी शब्दावली भी कुछ आई, कुछ मुगलों के आक्रमण के बाद भी यहाँ पर फारसी शब्दावली उसके अंदर समाविष्ट हुई, कुछ आंचलिक शब्द समाविष्ट हुए। तो इस तरह से फिर हिंदी का एक स्वरूप निखरा। तो भाषा परिवर्तन भी हुई और उसके बाद नया नया रूपों में बनती गई, लेकिन उसका मूल स्वरूप कहीं ना कहीं उससे परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो परिवर्तनशील यह होती है। फिर आगे माना जाता है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। यानी जब हम इसको बोलते हैं तो दूसरे का अनुकरण करता है। एक बालक बहुत जल्दी, छोटी सी उम्र में ही 2 साल का बालक बोलने लग जाता है। वो वाक्य विन्यास के सही ढंग से पकड़ करता है। तो कैसे करता है? वह दूसरों से अनुकरण करता है। जो उसके माता पिता बोल रहे हैं, जो उसके शिक्षक बोल रहे हैं, जो उसके दोस्त बोल रहे हैं, जो उसके आसपास रहने वाले लोग बोल रहे हैं, वह उनका अनुकरण करता है। तो भाषा अनुकरण से सीखी जा सकती है। उसके लिए और दूसरे तत्वों की आवश्यकता जरूरी नहीं होती है। फिर यह है कि भाषा कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। यदि हमारी भाषा में कोई कठिन शब्दावली आ गई है तो धीरे धीरे वह सरल रूपों को पकड़ेगी, तो धीरे धीरे उसका रूप बदल जाएगा। जैसे श्रेष्ठी शब्द सेठ में बदल गया, यज्ञोपवीत शब्द जनेऊ में बदल गया। तो इसी तरह से अनेक शब्द हैं, उपाध्याय जा में बदल गया। तो ये जो शब्द हैं, कठिन से सरलता की ओर बढ़ने का इसका स्वभाव होता है। फिर अंतिम जो विशेषता मैं बताने जा रहा हूँ कि भाषा संयोग से वियोग की ओर गमन करती है। यानी संधि शब्दों की अपेक्षा उसके टुकड़े करने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। वह संयोग पसंद नहीं करती, क्योंकि बोलने में प्रयत्न लागू होता है, मुख सुख के मनुष्य के स्वभाव होता है। ऐसी स्थिति में वह शब्दों को
तोड़कर बोलने में उसे सुविधा रहती है। तो हमेशा भाषा संयोग की ओर नहीं जाती बल्कि वियोग की ओर जाती है। तो जब भाषा का विकास होता है, परिष्कार होता है, तो ऐसे शब्दों का निर्माण भी होता है जो उससे अलग होकर के नए नए शब्दों में, जैसे पाठ और शाला, पाठशाला हमने शब्द बना दिया तो पाठ अलग था, शाला अलग था। इस तरह से हमने कई ऐसे शब्द देखेंगे जहाँ पर वो संयोग से वियोग की ओर बढ़ती है, जहाँ पर संधि शब्दों की अपेक्षा संधि विच्छेद वाले जो शब्द हैं उनकी ओर उनका विशेष ध्यान जाता है। तो आज आपने देखा कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, उसकी क्या प्रकृति है, और उसकी प्रकृति के मतलब यहाँ पर उसका क्या स्वभाव होता है, भाषा का उसकी क्या विशेषता होती है। तो आप आज जो इस इतने से अंश को पढ़ने के बाद आप एक प्रश्न तैयार करें कि भाषा किसे कहते हैं और इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। कल हम बात करेंगे भाषा के जो विविध रूप हैं, बोली है, विभाषा है, भाषा है, उसकी विस्तृत विवेचना करेंगे। आज बस इतना है।